इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं जो 10th का टेस्ट हुआ है, 10th क्लास का आज टेस्ट हुआ है जो 2021 ये सोशल साइंस का टेस्ट है जिसे हम सॉल्व करेंगे। ये टेस्ट था आज जो हुआ है। ये टेस्ट है जिसमें कि टोटल 18 क्वेश्चंस, ठीक है, 18 क्वेश्चंस थे जिसके हम सॉल्यूशन को इस लेक्चर में हम देखेंगे इसके सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले हमारे पास सेक्शन ए था, सेक्शन ए है। सेक्शन ए के अंदर एक हम सेट कर, ठीक है। तो सेक्शन ए के अंदर हमारे पास था एमसीक्यू। एमसीक्यू मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो सबसे पहले था कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो व्हाट इज द प्राइमरी क्रॉप ग्रोन इन द ट्रॉपिकल रीजन्स। तो ट्रॉपिकल रीजन में कौन सी क्रॉप उगाई जा रही है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका आंसर है सी रहेगा, चावल। क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन होते हैं, ये गर्म होते हैं, वार्म होते हैं और इनमें ह्यूमिडिटी क्लाइमेट होता है, यानी कि एनवायरनमेंट के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा होती है और यहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है क्योंकि यहाँ सूरज निकलता है और सूरज क्या करता है, पानी को गर्म कर देता है और ये पानी वेपोरेट होकर वापस बादल बन जाते हैं और ये फिर वापस बारिश कर देते हैं। तो इस जगह पर क्या होता है, आइडियली जो है ये राइस के लिए यानी चावल के लिए अच्छी चीज, चावल के कल्टीवेशन के लिए अच्छी मानी जाती है और यहाँ पर पानी ज्यादा होता है। चावल के खेत जो होते हैं वो पूरी तरीके से पानी से डूबे हुए होने चाहिए, तभी जाके पानी जो है वो जो चावल है वो ग्रोथ कर पाता है। तो इसका ऑप्शन रहेगा सी, यानी कि इस वाले क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चावल उगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हिंदी में है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस हेल्प प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। तो ये है काउंटर पोलिंग, यानी कि समोच्च हल चलाना। नेक्स्ट, तो परिवार की खपत के लिए की जाने वाली खेती क्या कहलाते हैं, यानी व्हाट इज द टर्म फॉर फार्मिंग प्राइमरली फॉर द फैमिली कंजम्पशन, यानी कि सिर्फ फैमिली के यूज के लिए की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं हम, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी निर्वाह खेती। तो हाँ, ये है द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज मेनली एसोसिएटेड विद द विच क्रॉप, यानी कि जो हरित क्रांति थी वो किस फसल से संबंधित थी। तो हरित क्रांति में जैसा कि आपको पता है कि चावल और गेहूं, राइस और व्हीट, चावल और गेहूं का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया गया। हु इन्वेंटेड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, यानी कि पहला प्रिंटिंग प्रेस किसने विकसित किया, यानी किसने बनाया, किसने खोजा, मतलब किसने विकसित किया। तो जोहन गुटेरबर्ग, जोहन गुटेरबर्ग ए इसका करेक्ट आंसर है। वेयर वाज द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस सेटअप इन इंडिया। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले कहां पर स्थापित हुई, यानी उस जगह का नाम बताना है कि फर्स्ट पहली बार प्रिंटिंग प्रेस कहां लगाई गई। तो वो जगह थी गोवा। किस पुस्तक को प्रथम मुद्रित पुस्तक माना जाता है, यानी ऐसी विच बुक इज द कंसीडर्ड द फर्स्ट प्रिंटेड बुक। सो फर्स्ट प्रिंटेड बुक वाज बाइबल। बाइबल जो ईसाई धर्म का ईसाई धर्म के लिए जो है सबसे पवित्र पुस्तक मानी जाती है, बाइबल। हु इज नोन एज द फादर ऑफ न्यूज़पेपर, यानी समाचार पत्रों का जनक किसे कहा जाता है। तो जेम्स ऑटोनियस हिक, यानी जेम्स ऑगस्टस हिक जो है, ये ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इन्होंने कब 1780 में। हाँ, तो सेक्शन बी की तरफ चलते हैं जो कि शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन थे जो 3 मार्क्स के थे। ये 3 से 5 मार्क्स के आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, तो हम इसे कंसीडर करेंगे एज अ 3 to 5 मार्क्स वाला और इसे हम डिटेल में इसका डिस्कशन करेंगे।
सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन था, डिफाइन मिक्स्ड फार्मिंग एंड गिव एन एग्जांपल। तो जो मिश्रित खेती है इसको हमें डिफाइन करना है एंड इसके एग्जांपल्स देने हैं। तो जो एक मिश्रित खेती होती है यानी कि मिक्स्ड जो फार्मिंग होती है वो एक फार्मिंग का एक सिस्टम है वेयर क्रॉप्स एंड द लाइफ स्टॉक्स आर रिलीज टुगेदर या एंड ऑन द सेम फार्म, यानी कि एक ही खेत के अंदर, जो एक ही खेत होते हैं, एक ही खेत के अंदर हम अलग अलग तरह के फसलें लगा लेते हैं, तो उसे हम मिश्रित खेती कहते हैं, जिसमें फसलें और पशुधन को एक ही खेती में एक साथ पाला जाता हो, यानी कि खेती भी कर रहे हैं, ठीक है, और साथ में हम पशु भी पालन कर रहे हैं और एक ही खेत पर वो दोनों निर्भर है। फसल उगाने और पशुपालन को एक साथ करने से क्या होता है, संसाधनों का बेहतर उपयोग कर पाते हैं, ठीक है। कंबाइनिंग क्रॉप्स एंड द कल्टीवेशन विद द एनिमल हस्बेंड्री फॉर द बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ यूटिलाइजेशन, यानी कि जो खेती करते हैं, खेती करने से जो चारा निकलता है, यानी कि गेहूं के काटने के बाद जो गेहूं का जो भूसा बच जाता है उसका यूज हम जो अपनी भैंसों को खिलाने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह की सोच के साथ ये किया जाता है। तो रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ द इनकम लॉस फ्रॉम द क्रॉप फेलियर, इससे क्या होता है कि अगर मान लो बाई चांस कभी क्रॉप फेलियर हो जाए तो क्या होगा कि जो उसका जो बचा हुआ है क्रॉप के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचा हुआ है वो काम आ जाता है एज ए चारा फॉर जो हमारे जानवर होते हैं जिनको पाला गया होता है। तो जो खराब फसल होने पर भी आय का जोखिम कम होता है, यानी कि नुकसान जो है वो कम होगा। लाइवस्टॉक प्रोवाइड मैच्योर फॉर द क्रॉप एंड रिड्यूसिंग द डिपेंडेंसी ऑन फर्टिलाइजर, तो जो पशुधन है, पशुधन से जो फसलों के लिए खाद उपलब्ध हो जाती है, यानी कि जो गाय भैंसे होती हैं उनके गोबर से हम खाद बना सकते हैं और जिसे हम एज ए फर्टिलाइजर, एज ए उर्वरक और खाद के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। तो इनहांसिंग द फार्मर प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, तो इससे क्या होता है कि खेती में उत्पादन और स्थिरता को बढ़ावा मिलता है। तो प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द फार्मिंग उसकी वो जो होता है वो बढ़ जाता है। तो जैसे गेहूं उगाने के साथ एक ही खेत में मवेशी पालना, ये इसका एग्जांपल हो सकता है ग्रोइंग व्हीट एंड द रीएंटरिंग कैटलिंग ऑन द सेम फार्मिंग। तो इस तरह की चीजों से हम कर सकते हैं तो मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन है, इसकी तरफ चलते हैं। तो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ड्रिप इरिगेशन, यानी कि ड्रिप सिंचाई के क्या लाभ है। ड्रिप सिंचाई ऐसी होती है कुछ जैसे फव्वारे आपने देखे होंगे, इस तरह की सिंचाई। तो इससे क्या होता है, वाटर इफिशिएंसी आती है, यानी कि जल में दक्षता आती है, हम जल का वाटर का अच्छे से यूज कर पाते हैं। डिलीवरिंग वाटर डायरेक्टली टू द ड्रॉप रूट्स मिनिमाइजिंग वेस्ट, तो क्या होता है कि ये सीधे जड़ों के अंदर जाके पानी पहुंचाता है और जिससे पानी की बर्बादी जो है वो कम हो जाती है। कन्वर्जिंग रिसोर्सेज यूजिंग द लेस वाटर कंपेयर्ड टू द ट्रेडिशनल मेथड, इसमें क्या होता है, पारंपरिक विधियों की तुलना में पानी का कम उपयोग होता है। जैसे हम अभी क्या करते हैं, खेत के अंदर पानी पूरा खुला छोड़ देते हैं और जो पूरा खेत होता है वो पानियों से भर जाता है, लेकिन ड्रॉप सिस्टम में क्या होता है कि हम इसके अंदर जड़ के पास जाके बिल्कुल ड्रॉप के माध्यम से फव्वारों की तरह उसके जड़ों के अंदर पानी देते हैं। हाँ, improves yield, providing nutrition efficiently, increasing crop productivity। तो इससे क्या होता है कि जो पोषक तत्व होते हैं ना, सीधे जो होते हैं वो सीधे के सीधे फसल की उत्पादकता को बढ़ा देते हैं, यानी कि इसकी इफिशियंसी बढ़ जाती है। जो हमारे फसल होती हैं, जो हमारे क्रॉप्स होती हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, उनकी इफिशियंसी बढ़ जाती है, उनकी जो नंबरिंग है वो बढ़ जाती है, हम ज्यादा से ज्यादा फसल पा सकते हैं। reducing the weed, preventing water the spreading to the non target area and reduce the weed growth, तो जो खरपतवार उग के आ जाती है, ठीक है, पानी के मतलब उन क्षेत्रों तक पानी नहीं पहुंच पाता जो गैर जरूरी है, और जो खरपतवार यानी कि जो वीड्स होती हैं, ठीक है, वो कम उगती हैं। सुटेबल फॉर द ड्राई रीजन, और ये सूखे वाले क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र यानी सूखा क्षेत्र है, अब इसे सूखा क्षेत्र लिख सकते हैं, जो सूखा क्षेत्र है और जो अर्ध सूखा यानी कि जहां पे पानी की कमी है,
तो उसके लिए सबसे उपयुक्त है, सबसे अच्छा सिस्टम माना जा सकता है ये ड्रॉप सिस्टम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉप रोटेशन इन द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो स्थायी कृषि में फसल चक्र का क्या महत्व है? ये देखते हैं इसका आंसर। ये 5 पॉइंट लिखे हुए। अब मेनली सॉइल फर्टिलाइज, अल्टरनेट क्रॉप्स हेल्प रिप्लेस सॉइल न्यूट्रिशन, यानी कि जो अगर आप फसल बार बदल बदल के लगाएंगे तो इससे मिट्टी के पोषक तत्व जो है वो पुनः आ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा मूंग की दाल की फसल लगाई जाती है, इससे हमारे खेतों को जो है वो नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन मिलता है। preventing pest and diseases, reduce pest and build up the specific to the crops, कीट और बीमारियों का निर्माण को रोकता है। इससे क्या होता है, अलग अलग तरह की फसलें लगेंगी तो कीड़े कम लगेंगे और बीमारियां भी जो है वो फसलों को कम होगी। enhancing soil structure, तो different crop contribution to the better soil aeration and structure, तो अलग अलग तरह की जो फसलें होती हैं वो मिट्टी के अंदर वायु संचार और संरचना को सुधार सकती हैं। तो इसमें अलग अलग तरह की जो फसलें होंगी वो हमारे क्या करेंगी, जो मिट्टी की उर्वरकता को बनाएंगी, यानी कि उसकी फर्टिलाइजेशन जो पावर है उसको बनाएंगी, और साथ में एक जो स्ट्रक्चर बनाएंगी, जो मिट्टी के अंदर जो स्ट्रक्चर बनाएंगी, जिससे क्या होगा हमारी फसलें जो हैं वो लगातार और अच्छे से उग पाएंगी। रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन केमिकल, इससे क्या होगा कि हम केमिकल का कम यूज करेंगे। लोअर एंड द नीड फॉर द केमिकल फर्टिलाइजर एंड द पेस्टिसाइड, तो हम कीड़े मारने वाली दवाइयों का कम यूज करेंगे, और जो खाद होती है जो फैक्ट्री में बनी जाती है फर्टिलाइजर्स, इसका भी हम यूज कम कर देंगे। तो रासायनिक उर्वरकों का और कीटनाशकों पर हमारी निर्भरता जो है वो कम हो जाएगी अगर हम फसल को बदल बदल के और चक्री के अनुसार लगाते हैं। तो इम्प्रूव क्रॉप यार्ड, तो प्रमोट लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, तो इससे क्या होता है कि हम लॉन्ग टर्म तक चीजों का उत्पादन पा सकते हैं और एक स्थिरता बन जाती है। ठीक है, एक जो सस्टेनेबिलिटी बन के आ दिखती है हमें, और जिससे क्या होता है कि क्रॉप का जो क्रॉप है वो बढ़ के दिखता है हमें, इसका प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है। डिस्कस द 3 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ क्रॉप इन अ रीजन, तो फसल के चयन को प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख कारणों को हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले है क्लाइमेट, क्या है, जलवायु, तो तापमान, वर्षा, आर्द्रता। आर्द्रता यानी कि टेम्परेचर, रेनफॉल और ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मीन्स आर्द्रता मतलब जो हमारे एनवायरमेंट में पानी की मात्रा है, जो एनवायरमेंट के अंदर पानी रहता है उसकी बात करें। डिटरमाइन द क्रॉप सुटेबिलिटी, तो जलवायु यानी कि तापमान, वर्षा और आर्द्रता जो वातावरण में हमारे पानी है, ये बताते हैं कि कौन सी फसल उपयुक्त होगी। और सॉइल टाइप यानी मिट्टी कैसी है। द फर्टिलिटी एंड द टेक्सचर ऑफ द सॉइल इन्फ्लुएंस द क्रॉप चॉइस। एग्जाम्पल सैंडी, जो सैंडी यानी रेतीली मिट्टी होती है फॉर द ग्राउंड नट्स, तो वो मूंगफलियों के लिए अच्छी मानी जाती है। तो मिट्टी का प्रकार, जैसे मिट्टी की उर्वरकता और बनावट फसल के चयन को प्रभावित करती है, यानी कि जो मिट्टी किसका टाइप कौन सा है, किस प्रकार की मिट्टी है, उसी प्रकार की उसमें फसल लगाई जाएगी। वाटर अवेलेबिलिटी, एक्वेडिट वाटर सप्लाई इज इसेंशियल फॉर द वाटर इंटेंसिव क्रॉप लाइक राइस। ओके, तो जल उपलब्धता जो है कहाँ आएगी, जल प्रधान फसल है जैसे कि चावल के लिए पानी जो है वो आवश्यक है, यानी कि जहां भी पानी की अवेलेबिलिटी कितनी है इस पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार की यहाँ पर फसल या फिर क्रॉप लगाई जाएगी। देखो जैसे चावल की बात की गई है, चावल को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, तो ये केवल उसी एरिया में लगाई जाएगी जहां पर भारी मात्रा में पानी यानी वाटर अवेलेबल हो। ठीक है, जो वाटर है वो अवेलेबल होना चाहिए ज्यादा मात्रा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13, डिफरेंशिएट बिटवीन खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। हाँ, तो ये जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके बोर्ड्स एग्जाम में पूछा जाता है।
तो रबी और खरीफ की फसल बतानी है हमें, खरीफ एंड रबी की फसलों के बीच में हमें अंतर स्पष्ट करना है। तो फर्स्ट हम खरीफ की फसल को देखेंगे और उसके पैरेलली हम रबी की फसल को भी देखते हुए चलेंगे। तो ग्रो इन द मानसून सीजन मतलब बारिश के सीजन में इसको उगाया जाता है, दैट इज जून टू अक्टूबर। तो ठीक है, जैसे कि मानसून के मौसम में इसको उगाया जाता है जून से लेकर अक्टूबर के बीच में, और वहीं रबी की जो फसलें होती हैं वो सर्दी में उगाई जाती हैं, ये अक्टूबर से मार्च के बीच में उगाई जाती है। ठीक है, रिक्वायर हैवी रेनफॉल, तो जो खरीफ की फसलें हैं इसको क्या चाहिए, हैवी रेनफॉल यानी कि अधिक वर्षा और साथ में गर्म तापमान, और तापमान कैसा होना चाहिए, गर्म। अगर ज्यादा तापमान रहेगा तो बारिश होने की संभावना वैसे ही ज्यादा हो जाती है। तो रिक्वायर कूल टेम्परेचर एंड लेस वाटर, तो रबी की फसल को क्या चाहिए, कूल टेम्परेचर एंड लेस वाटर, इनको थोड़ा पानी लेकिन ठंडा तापमान चाहिए होता है। एग्जाम्पल्स के लिए हम देख सकते हैं राइस, ठीक है, जिसको क्या चाहिए होता है, ज्यादा पानी चाहिए होता है। ठीक है, तो ये किसकी फसल हो गई, ये हो गई खरीफ की फसल। ठीक है, मैजिन, कॉटन एंड सोयाबीन, चावल, मक्का, कपास और सोयाबीन, ये किसकी फसल है, खरीफ की। ठीक है, और गेहूं, सरसों, चना, ये किसकी फसलें हैं, ये हैं रबी की। ठीक है, wheat, mustard and grams, these are the crops of rabi crops which is produced in cooling temperature and less water in the month of October and March। तो फिर से खरीफ की तरफ चलते हैं। सोन बिफोर द ऑनसेट ऑफ मानसून, ठीक है, ये मानसून से पहले ही बोली जाती है। ठीक है, और सोन आफ्टर द मानसून एंड, और ये मानसून के बाद बोई जाती है। खरीफ फसल जो है मानसून के पहले बो लेते हैं और रबी फसल जो है वो मानसून के ठीक बाद बोते हैं, और इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है सर्दियों में। किसकी, खरीफ फसल की। जो खरीफ फसल की हार्वेस्टिंग कब की जाती है, तो ये सर्दियों में की जाती है। और फिर ठीक रबी की कब की करेंगे, तो रबी की हार्वेस्टिंग करते हैं हम बसंत ऋतु में। ठीक है, स्प्रिंग जो स्प्रिंगल सीजन होता है हमारा, तो उसमें हम इसकी कटाई कर लेते हैं। ठीक है, तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड अबाउट खरीफ एंड रबी फसल्स। तो खरीफ और रबी के बारे में आपको पता चल गया होगा, ये इंपॉर्टेंट है और इसे आपको जरूर याद करना होगा, समझना होगा, ये आगे भी आपके काम आएगा। हाँ, 14, how did print culture contribute to spread the knowledge and idea, तो ये बताना है कि जो मुद्रण की संस्कृति यानी कि छपाई की जो संस्कृति ने ज्ञान को और विचारों के प्रसार में किस प्रकार से योगदान दिया। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर्स, उत्तर देखते हैं। तो मास प्रोडक्शन ऑफ बुक, यानी कि बड़ी मात्रा में पुस्तकें बनने लग गई। Printing technology allowed to produce production of books in the large quantity, making knowledge essential for the more people। तो पहले के समय में क्या होता था कि हाथ से लिखना होता था, किताबों को हाथ से लिखा जाता था, लेकिन जैसे ही प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का आना हुआ तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ने बुक को इजी पब्लिशिंग कर दी और ये आम लोगों तक पहुंचने लग गई। ठीक है, तो प्रिंटिंग तकनीक ने पुस्तकों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर दिया, लार्ज प्रोडक्शन कर दिया। लार्ज प्रोडक्शन से किसी भी चीज की प्राइस जो होती है वो कम हो जाती है, और जिसने उत्पादन को संभव बनाया, जिससे लोगों को तक ज्ञान को पहुंचना आसान हो गया। ठीक है, पहुंचना आसान हो गया, प्राप्त करना आसान हो गया लोगों के लिए। तो सेकंड पॉइंट क्या है, द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नॉलेज, तो बुक्स हेल्प द स्टैंडर्डाइजेशन आइडिया एंड प्रिवेंटिंग द शेयरिंग देम अक्रॉस द जनरेशन। तो जो जर्नली जो नॉलेज थी उसको नॉलेज ट्रांसफर जो था वो आसान हो गया। फर्स्ट जनरेशन टू सेकंड जनरेशन नॉलेज का ट्रांसफर होने लग गया बाय द हेल्प ऑफ पब्लिश्ड बुक। तो ज्ञान का मानकीकरण हो गया, पुस्तकों ने विचारकों को संरक्षित कर और जो आने वाली भावी पीढ़ी है उसके साझा करने में मदद की। तो जो नॉलेज है वो एक जगह हमने इकट्ठा करने में हमारी मदद हुई जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के आने से। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, इट्स इंक्रीज्ड लिटरेसी, यानी कि पढ़े लिखे लोगों की जो तादाद थी वो बढ़ी गई। अफोर्डेबल बुक्स मोटिवेटेड पीपल टू लर्न टू रीड एंड लीडिंग टू इंक्रीज द लिटरेसी रेट। तो जो पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है, और साथ में जो पुस्तकें छपने लग गई
और सस्ती पुस्तकें छपने लग गई, तो लोगों को इसके लिए पढ़ने के लिए प्रेरित किया, इसने पढ़ने के लिए लोगों को प्रेरित किया, जिससे क्या हो गया, अपने आप ही साक्षरता दर, लिटरेसी रेट बढ़ गई। जो छपी हुई पुस्तकें होती थी वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती थी, और लोग कुछ लोग पढ़ने के लिए, कुछ अपने टाइम पास के लिए किताबें पढ़ने लग गए। Spreading of revolutionary idea, enlightenment and revolutionary thought spread through the printing work। हाँ, जब प्रिंटिंग वर्क आ गया तो प्रिंटिंग वर्क ने जो रेवोल्यूशनरी थॉट थे, जैसे हम भगत सिंह को जानते हैं, ठीक है, भगत सिंह जी के जो थॉट्स थे, रेवोल्यूशनरी थॉट्स थे बहुत ज्यादा, तो इसको लोगों तक पहुंचाने में मदद की किसने, ये प्रिंटिंग जो प्रेस थी, इनके द्वारा छापी गई किताबों में। तो क्रांतिकारियों का विचारों का प्रसार हो गया। जो क्रांतिकारी, जो लाइफ चेंजिंग थॉट्स होते हैं, इनका जो प्रसार था, इनका जो फैलाव था, ये स्प्रेड होने लगे बहुत तेजी से। तो क्रांतिकारी विचार मुद्रित रचनाओं के माध्यम से फैले और ये आम जनता तक पहुंच पाए। प्रमोशन ऑफ डिबेट्स, तो प्रिंटिंग मीडिया इंकरेज द पब्लिक डिबेट्स एंड डिस्कशन ऑन पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस इशू। तो जो प्रिंटिंग मीडिया थी, जो प्रिंटिंग मीडिया आई, जैसे न्यूज़पेपर आप आज लोग देखते हैं, तो इसने क्या इंक्रीज किया, लोगों के बीच में डिबेट्स को लेकर। फॉर व्हाट काइंड ऑफ डिबेट, तो करंट इश्यूज पे डिबेट। तो जो करंट इश्यूज चल रहे हैं और जो नॉलेज है, सोशल पॉलिटिकल एंड रिलीजियस इश्यूज जो हैं, तो इसने क्या किया, जो हमारे डिबेट्स थी, विवाद तो कहना ठीक नहीं होगा, जो समाज के अंदर बहस थी, तो बहस का प्रोत्साहन किया। तो इसने मुद्रण माध्यम से राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर सार्वजनिक बहस को प्रोत्साहन किया, यानी कि पब्लिकली डिबेट होनी पॉसिबल हो पाई, लोग अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पा रहे थे इजिली बाय द हेल्प ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। दे आर शेयरिंग देयर आइडिया बाय द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो ये 14th क्वेश्चन था। चलिए हम अब 15th की तरफ चलते हैं। तो व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस ऑन यूरोपियन सोसाइटी। तो व्हाट वाज द इम्पैक्ट, हमें इम्पैक्ट बताना है यूरोपियन सोसाइटी पर, किस तरह से इम्पैक्ट किया इस प्रिंटिंग प्रेस ने। तो प्रिंटिंग प्रेस का यूरोपीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, हिंदी में। तो इंक्रीज द एक्सेस टू द नॉलेज। हाँ, ये कॉमन लाइन रहेगी हर जगह कि भाई जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी, इसने नॉलेज को एक्सेसिबल बना दिया फॉर द कॉमन पीपल आल्सो। तो बुक बिकम द चीपर, यानी कि इनकी प्राइस जो था वो प्राइस वेरी लो हो गया। तो अलाउइंग टू मोर पीपल टू एक्सेस द नॉलेज एंड एजुकेट, तो लोगों तक ज्ञान पहुंचाने में वृद्धि, सस्ती किताबें जो होगी वो सस्ती हो गई, और इससे से अधिक लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया, और लोगों ने ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की, क्योंकि जो था ज्ञान था उनके लिए अफोर्डेबल हो गया था। रिफॉर्मेशन एंड एनलाइटमेंट, तो इसने क्या किया कि भाई रिफॉर्मेशन किया, रिफॉर्म किया और इनलाइट किया लोगों को। ठीक है, साइंस की तरफ इनलाइट किया, टेक्नोलॉजी की तरफ इनलाइट किया, क्योंकि लोग जो थे अपने आइडिया शेयर कर रहे थे, अपने थॉट शेयर कर रहे थे, तो इससे लोगों के बीच में एनलाइटमेंट फैली। ठीक है, लिटरेसी तो फैली, साथ में एनलाइटमेंट भी फैली। तो प्रिंटिंग स्प्रेड द आइडिया एंड द protest, reformation and the enlightenment challenging the traditional authorities। तो हमने क्या किया, जो ट्रेडिशनल अथॉरिटीज थी, जो पुरानी अथॉरिटीज थी, उनको चैलेंज भी किया साथ में। ठीक है, कि जो आपका विचार है ये ही विचार नहीं है, इसके अलावा भी समाज के अंदर और भी थॉट्स हैं, और भी आइडियाज हैं। तो प्रिंटिंग ने सुधार आंदोलन, ठीक है, और प्रबोधनों का विचार को फैलाया। ऐसे विचार को फैलाया जो कि अंधविश्वास को तोड़ने वाले थे। ठीक है, जो नए आइडिया को स्प्रेड कर रहे थे, जो नए थॉट्स थे उनको बढ़ावा दिया। तो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, साइंटिस्ट कुड शेयर द डिस्कवरीज एंड रिसर्च। तो जो साइंटिस्ट थे वो अपनी रिसर्च को, अपनी डिस्कवरीज को लोगों तक आसानी से पहुंचा पा रहे थे। एक्सेलरेटिंग द साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, तो जो बुक्स थी, पब्लिश बुक थी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी, इसने यूरोपियन सोसाइटी के अंदर जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन था इसको एक्सेलरेट कर दिया, यानी कि बहुत तेजी से बढ़ा दिया। तो क्रांतिकारी वैज्ञानिक क्रांति, तो इससे क्या है, एक वैज्ञानिक क्रांति आई इसमें, यूरोपीय समाज में। तो वैज्ञानिक अपनी खोज और शोध साझा कर पा रहे थे, जिससे वैज्ञानिक क्रांति तेज हो गई यूरोपीय समाज के अंदर। पॉलिटिकल अवेयरनेस, तो लोगों के बीच में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से यूरोप के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस आ गया। द प्रिंटिंग प्रेस हेल्प टू स्प्रेड द पॉलिटिकल आइडियाज, तो प्रिंटिंग प्रेस ने क्या हेल्प की,
पॉलिटिकल आइडिया को बहुत तेजी से फैलाने के लिए, लोगों तक पॉलिटिकल आइडिया को ये तेजी से फैला कर लोगों तक लेके गए। तो इन्फ्लुएंस द रेवोल्यूशनर्स लाइक द फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो इसका हम परिणाम देख सकते हैं, इसका रिजल्ट देख सकते हैं एज अ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ये जो प्रिंटिंग प्रेस है इसने क्या किया, पॉलिटिकल अवेयरनेस फैलाई यूरोपियन सोसाइटी में। तो इसके रिजल्ट के अकॉर्डिंगली क्या आया, फ्रांस का रेवोल्यूशन। तो इसने राजनीतिक जागरूकता फैलाई। तो प्रिंटिंग प्रेस ने राजनीतिक विचारों को फैलाने में हमारी मदद की, जिसके परिणाम स्वरूप हम देख सकते हैं फ्रांस की क्रांति। कल्चरल यूनिटी, तो जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी इसने क्या बनाया, लोगों के बीच में कल्चरल यूनिटी। बिकॉज द कॉमन बुक्स इन द वर्नाकुलर लैंग्वेज, अब क्या था कि जो बुक्स पहले लिखी जाती थी जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो जनरली जो मेन लैंग्वेज होती थी, जो डोमिनेटिंग लैंग्वेज होती थी, और जो ज्यादा बड़े क्षेत्र में लोग बोल रहे हैं वही लैंग्वेज में किताबें छपती थी। बट आफ्टर द कमिंग द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, द वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी कि जो रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं, जो स्थानीय स्तर पे बोली जाती हैं, इस भाषाओं में भी किताबें छपने लग गई, और इनके कल्चर भी बाहर आए, और इसमें एक लिंग्विस्टिक यूनिटी देखने को मिलती है। तो लोगों के बीच में एक सांस्कृतिक एकता बन गई, और स्थानीय भाषाओं के अंदर किताबें छपने लग गई, क्योंकि पहले जो थी वो एक मेन मोटिव, जो बड़ी भाषा थी उसके अंदर किताबें छापी जाती थी, यानी किताबें लिखी जाती थी जो हैंड रिटन किताबें होती थी। और पुस्तकों ने सांस्कृतिक और भाषाई एकता को बढ़ावा दिया। लोग जो थे अब एक जैसी भाषा बोलने वाले लोगों की कम्युनिटी बन गई, तो वो समुदाय बना, और फिर उसने अपनी तरह से किताबों को लिखना और समझना, अपने ज्ञान को, अपने विचार को फैलाना शुरू कर दिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16th क्वेश्चन, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग कल्चर इन इंडिया। तो ठीक वैसे जैसे हम यूरोप के अंदर बात कर रहे थे, और वैसे ही डेवलपमेंट इंडिया के अंदर भी होंगे। तो भारत में मुद्रण संस्कृति के विकास का वर्णन कीजिए। तो अराइवल द प्रिंटिंग प्रेस 1556, पोर्चुगीज मिशनरीज सेट अप द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन गोवा एंड प्रिंटिंग रिलीजियस टेक्स्ट। ठीक है, तो 1556 के अंदर जो पोर्चुगीज थे यानी पुर्तगाली थे, उन्होंने गोवा के अंदर, ठीक है, गोवा जो है हमारा सबसे छोटा स्टेट है, आप मैप में ढूंढेंगे कहां पर है, तो उनके मिशनरियों द्वारा प्रिंटिंग प्रेस लगाई गई। तो प्रिंटिंग प्रेस का आगमन 1556 में पुर्तगाली मिशनरियों ने कोलकाता में, सॉरी, गोवा में पहला अपना प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। तो मिशनरी वो होते हैं जो ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो प्रिंटिंग प्रेस लगी थी ये ईसाई धर्म के प्रचार के लिए लगी थी। तो स्प्रेड द वर्नाकुलर लैंग्वेज एज वेल एज, इंडिया के अंदर भी ये लोग इन जो प्रिंटिंग प्रेस के आने से वर्नाकुलर लैंग्वेज, जो रीजनल लैंग्वेज थी, वो लोगों तक पहुंच पाई। बाय द 18th century book were the being printed in the regional language and increasing the accessibility। तो इसने एक्सेसिबिलिटी को इंक्रीज किया, स्थानीय भाषाओं में विस्तार किया। ठीक है, इससे जो प्रिंटिंग प्रेस के आने से स्थानीय भाषाओं में विस्तार हुआ। 18वीं शताब्दी तक क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकें छपने लग गई। तो जब रीजनल लैंग्वेजेस में पुस्तकें छपने लग गई, तो वो लोग जिन्होंने केवल रीजनल लैंग्वेज की पढ़ाई की है, वो भी इन किताबों को पढ़ के जो बड़े आइडियाज हैं, जो हिंदी के अंदर या अंग्रेजी के अंदर आइडियाज चल रहे हैं, उसको भी अंडरस्टैंड कर सकते थे, उसको भी समझ सकते थे, और फिर अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। ग्रोथ ऑफ न्यूज़पेपर, यस, आफ्टर द कमिंग प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, और न्यूज़पेपर का ग्रोथ तो हुआ ही, जो आज भी चल रहा है। तो 19th सेंचुरी के अंदर हम देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर्स लाइक बंगाल गजट 1718, इट इज इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रेज्ड द अवेयरनेस ऑन द सोशल एंड द पॉलिटिकल इशू। ये आपका एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो आफ्टर द इन 19th सेंचुरी जो न्यूज़पेपर्स थे वो कॉमन हो गए। बंगाल गजट वाज द फर्स्ट पेपर इन बंगाली, सॉरी, इन इंग्लिश, विच इज, ये क्या था कि ये लोगों के बीच में अपनी जो पॉलिटिकल और सोशल अवेयरनेस था उसको फैला रहा था। तो समाचार पत्रों का विकास जो है वो 19वीं शताब्दी में बंगाल गजट के रूप में हुआ, और जैसे जैसे समाचार पत्र सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को पर लोगों की जागरूकता जो थी ये बढ़ा रहे थे। ठीक है, 19वीं शताब्दी में जो पहला अखबार निकाला गया वो बंगाल गजट था। तो रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल, तो इसका इंपॉर्टेंट रोल है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का फ्रीडम स्ट्रगल में, क्योंकि जो फ्रीडम के जो आइडियाज थे उसको स्प्रेड करने में इसने बहुत हेल्प की प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ने। तो प्रिंटिंग कल्चर बिकम अ टूल फॉर द स्प्रेडिंग द नेशनलिस्ट आइडियाज।
तो जो नेशनलिस्ट आइडियाज थे जैसे सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, दीज आर द नेशनलिस्ट एज वेल एज द रेवोल्यूशनरी आइडियाज, इसको लोगों तक स्प्रेड करने में और जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट था, नेहरू जी गांधी जी के जो विचार थे, इसको फैलाने में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ने बहुत ज्यादा हेल्प की। तो स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका जो थी प्रिंटिंग प्रेस की, उस आंदोलन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इसने क्या किया, लोगों तक अपने राष्ट्रीय विचारों के प्रसार का ये माध्यम बनी और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अंग्रेज सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों को और उनके द्वारा किए जा रहे अत्याचारों को फैलाने में मदद की। तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्नाइजेशन, by the 20th century printing technology evolved engaging the spread of the quality। ठीक है, तो इसने क्या किया कि भाई मुद्रण जो औद्योगिक जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर मॉडर्नाइजेशन आया 20th सेंचुरी में और इसके नई नई तरह की तकनीक विकसित होने लग गई। और अब हम क्या था कि भाई वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में भी और इजी कॉस्ट पे और लो प्राइस पे हम चीजों को प्रिंट कर सकते थे, जिससे कि बहुत सारे अखबार आपको देखने को मिलेंगे 20th सेंचुरी के अंदर। गांधी जी भी अपने कई अखबार और कई पत्रिकाएं, कई मैगजीन्स निकाला करते थे। 17th क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं हम। हाउ डिड न्यूज़पेपर इन्फ्लुएंस द फ्रीडम मूवमेंट इन कॉलोनियल इंडिया। तो ये बताना है कि न्यूज़पेपर ने हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसको कैसे इन्फ्लुएंस किया। तो समाचार पत्रों ने औपनिवेशिक भारत में स्वतंत्रता आंदोलन को किस प्रकार से प्रभावित किया है। तो स्प्रेडिंग ऑफ द नेशनलिस्ट आइडिया, तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसने जो नेशनल आइडियाज था उसको लार्ज स्केल पे स्प्रेड किया। तो न्यूज़पेपर्स हेल्प्ड इन द डिटरमिनेशन ऑफ द नेशनलिस्ट आइडियाज एंड द फॉरेस्टिंग यूनिटी। तो इसने क्या किया, राष्ट्रीय विचार को प्रसार किया। समाचार पत्रों ने राष्ट्रीय विचारों के प्रसार को और एकता का बढ़ावा दिया। ठीक है, अवेयरनेस ऑफ द कॉलोनियल पॉलिसीज, जो गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कॉलोनियल पॉलिसीज बनाई जा रही थी, इसके अगेंस्ट में भी लोगों को अवेयर किया। हाईलाइटेड द ऑपरेसिव पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो भारतीय मतलब औपनिवेशिक नीतियों पर जागरूकता, ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों को इसने उजागर किया। ठीक है, प्लेटफॉर्म फॉर द लीडर्स, तो न्यूज़पेपर एज द प्लेटफॉर्म फॉर द डिस्कशन बाय द लीडर्स, वो लीडर्स अपनी चीजों को लोगों तक पहुंचा रहे थे और वहां पर लोग अपनी बातों को भी पहुंचा रहे थे, जिससे कि एक लीडर्स के बीच में और जो जनता थी उनके बीच में एक बेहतर रिश्ता बन रहा था। और वो क्या कर रहे थे, अपने लीडर्स की बात को मान के प्रोटेस्ट और जो बंद बुलाते थे, कहीं पे आंदोलन हो गया, कोई मार्च निकालना हो गया, तो उसको फॉलो करते थे और लीडर्स के आइडिया को जानते थे कि लीडर्स किस तरह सोच रहे हैं और जनता किस तरह सोच रही है। इसका एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया, लाइक एज टुडेस ट्विटर एंड फेसबुक, ऑल ऑफ दिस। तो फ्रीडम फाइटर्स यूज न्यूज़पेपर टू द कम्युनिकेट देयर आइडियाज टू द मास। हाँ, तो जो नेता थे वो किस लिए यूज करते थे, इनका एक मंच की तरह प्रयोग करते थे जनता तक अपने विचार और समाचार पत्रों को समाचार पत्रों के माध्यम से पहुंचाने के लिए। तो engaged a participant, तो motivated people to join the protest and boycott and the movement like the स्वदेशी मूवमेंट। तो ये लोगों को क्या करते थे, प्रोत्साहित करते थे ताकि वो आंदोलन में भागीदारी कर सके, आंदोलन में भाग ले सके। ठीक है, जैसे स्वदेशी मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, क्विट इंडिया, नॉन कॉपरेशन, दांडी मार्च, दांडी यात्रा हो गया, और बाकी भगत सिंह के जैसे आंदोलन हो गए। वो अपनी जो हिंदुस्तान एसोसिएशन आर्मी थी उसके अंदर लोगों को रिक्रूट करते थे, इसके माध्यम से जो हमारे रेवोल्यूशनरी विचार थे उसको लोगों तक पहुंचाया करते थे बाय द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अपोजिशन। हाँ, तो अंग्रेजों ने क्या किया था कि भाई इतना सब कुछ हो रहा था तो अंग्रेज तो कुछ करेंगे ही, तो उन्होंने क्या किया, हमारे वर्नाकुलर जो लैंग्वेजेस में प्रेस छपते थे उनको दबा दिया, यानी फिर उनको रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। तो द प्रेस रिस्ट्रिक्ट द सेंसरशिप ऑन द फॉर प्रेस फ्रीडम। तो जो प्रेस की फ्रीडम थी उसको कुचलने का काम किया अंग्रेजी सरकार ने, तो फिर लोगों ने इसका विरोध भी किया था। ठीक है, और इसके खिलाफ संघर्ष भी किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18th व्हाट इज द सेंसरशिप एंड हाउ इट्स रिलेटेड फॉर द प्रिंटिंग कल्चर। तो सेंसरशिप क्या है और इसका रिलेट कैसे है प्रिंटिंग कल्चर से। तो सेंसरशिप का अर्थ क्या है और ये मुद्रण संस्कृति से कैसे संबंधित है।
तो सेंसरशिप रेफर टू सप्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ द प्रिंटिंग कंटेंट बाय द अथॉरिटीज। तो सेंसरशिप के अंदर क्या होता है कि जो प्राधिकरण होती है, यानी कि गवर्नमेंट होती है, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो जो प्रिंटिंग मुद्रित सामग्री होती है उसको दबाना या नियंत्रित करना चाहती है। ये हमारे देश में एक इमरजेंसी के टाइम पे भी हो चुका है, यानी आपातकाल के टाइम पे। ठीक है, ये आपातकाल क्या है ये आप पता लगा सकते हैं ज्यादा। ठीक है, कंट्रोल टू इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट ऑफ्टन सेंसर प्रिंटेड मटेरियल टू द प्रिवेंट डिटेंशन एंड कंट्रोल द पब्लिक ओपिनियन। तो सरकार क्या करती है, इस पे सूचनाओं पर नियंत्रण करती है, यानी कि इंफॉर्मेशन को सरकार कंट्रोल करती है और सरकार से असहमति रखने वालों पर रोक लगा देती है, और जनमत को नियंत्रण करने के लिए जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है उस पर सेंसर लगा देती है। सेंसर मतलब छन के जाना। तो जो न्यूज जो है गवर्नमेंट के खिलाफ रहेगी उसको हम क्या करेंगे, रोक देंगे। तो प्रेस रिस्ट्रिक्शन, तो एक्ट लाइक द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 में आया था, इसने क्या किया, जो कॉलोनियल इंडिया था इसके अंदर जो नेशनल आइडियाज थे उसको करप्ट करने के लिए, यानी कि उसको दबाने के लिए इस तरह के एक्ट बनाए गए, वर्नाकुलर एक्ट, जिसका कि भारत के लोगों ने विरोध भी बहुत ज्यादा किया। तो प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया, जैसे औपनिवेशिक भारत में स्थानीय प्रेस अधिनियम 1878 जैसे कानूनों का उपयोग करके राष्ट्रीय विचारों को दबाने के लिए किया गया, यानी कि जो वर्नाकुलर जो ये थी, जो स्थानीय प्रेस वाले जो छाप रहे थे उसको दबाया गया, ताकि जो नीचे के तबके के लोग हैं, जो स्थानीय भाषा जानते हैं, जो वर्नाकुलर लैंग्वेज जानते हैं, वो नेशनल आइडियाज को ना जान पाए। impact on printing culture, तो censorship limited the free exchange of idea but it also motivated restriction and the strict publication। तो मुद्रित संस्कृति का प्रभाव जो था वो सेंसरशिप के विचारों में मुक्त आदान प्रदान को सीमित कर दिया, यानी कि हम आइडिया का एक्सचेंज जो था वो फ्रीली नहीं कर सकते थे। लेकिन प्रतिरोध और गुप्त प्रकाशन, यानी कि हमने क्या किया, सीक्रेट पब्लिकेशन, हम छुप छुप के चीजों को छाप ही रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। तो मॉडर्न रिलेवेंस, इवन टुडे सेंसरशिप अफेक्ट द फ्रीडम एंड द प्रेस एक्सेस टू अनबाइस्ड इंफॉर्मेशन। आज के समय में हम देख सकते हैं कि प्रेस सेंसरशिप की स्वतंत्रता और निष्पक्ष जानकारी तक पहुंचने को प्रभावित करती है। तो कभी कभी सरकारें क्या होती है, जैसे इंडिया के अंदर इमरजेंसी के टाइम पर सरकार ने ऐसी तरह के कुछ रूल्स बनाए थे, जिसके अंदर हम क्या करते थे, न्यूज पेपर्स पर हमने सरकार ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा था, और बिना सरकार की अनुमति के, बिना सरकार के परमिशन के आप कुछ नहीं छाप सकते थे। तो रिलेशनशिप विद द प्रिंट, एज द प्रिंटिंग कल्चर एक्सपेंड सो डिड द अटेम्प्ट थ्रू रेगुलर एंड द कंट्रोल इट। तो जो मुद्रण होता है यानी प्रिंटिंग के संबंध में जैसे जैसे जो इसकी टेक्नोलॉजी का एक्सपेंड हुआ, हम उसे नियंत्रण करने का प्रयास भी बढ़े हैं। तो लेकिन आज हम देखते हैं आजकल डिजिटल मीडिया का जमाना आ गया है। ठीक है, आप प्रिंटिंग को तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन डिजिटल मीडिया जो है वो अभी भी फ्री है। ठीक है, तो ये था हमारा जो टेस्ट था, वो टेस्ट पेपर सॉल्व किया हमने। ठीक है, चलिए तो यहीं पे एंड करते हैं, तो ये काफी लंबा हो जाएगा।